दोस्तों, स्वागत है आपका सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिवीजन वीडियोस में। आज हम रिवाइज करेंगे इंड एस 116 के अंदर का एक टॉपिक जिसका नाम है लीज मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये ऑफ कोर्स रिवीजन है, तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। लीज मॉडिफिकेशन क्या होता है? लीज मॉडिफिकेशन मतलब आपका ऑलरेडी कोई एक लीज चल रहा है और उसमें आप कुछ टर्म्स मॉडिफाई कर रहे हो। ये टर्म्स मॉडिफाई होने वाली टर्म्स क्या हो सकती है? या तो लीज पेमेंट बढ़ सकता है, या तो लीज का स्कोप बढ़ सकता है, या फिर वाइस वर्सा घट सकता है। ठीक है, कम हो सकता है। तो स्कोप मतलब क्या? जैसे कि अगर आपने कोई एसेट ली हो, ठीक है, 5 माले का बिल्डिंग आपने लीज पे लिया हो, अब स्कोप ऐसा हो जाए कि आप उस 5 मालों में से सिर्फ 3 माले लीज पे ले रहे हो, बाकी के 2 आप जाने दे रहे हो। ये स्कोप मॉडिफिकेशन हो गया। तो टोटल ऑल इन ऑल 5 केसेस होते हैं लीज मॉडिफिकेशन के। पहला केस है जिसमें से इंक्रीज इन लीज टर्म। इंक्रीज इन लीज टर्म मतलब मेरी 5 साल की लीज चल रही है और मैं लीज टर्म के बीच में, मान लो तीसरे साल में ऐसा बोलूं कि अब और लीज 7 साल तक चलेगी, तो टोटल लीज टर्म हो गया 10 साल। ठीक है, तो अपने को टोटल लीज टर्म कितना हो गया उससे मतलब नहीं है। अपन को तो पहले फर्स्ट ईयर में कैसे अकाउंटिंग करनी है कि भाई 5 साल के लिए लीज पे ली है, वैसे अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, लीज आरओयू से डेबिट टू लीज लायबिलिटी। तीसरे साल के अंत में जब मेरी कुछ आरओयू की कैरिंग वैल्यू चल रही होगी, मेरी कुछ लीज लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू चल रही होगी, ऐसे समय में जाकर मैं ऐसा बोलूँगा कि लीज और 7 साल तक चलेगी भैया। तो अब मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा, सिंपल रखूँगा कि आज तीसरे साल के एंड पर खड़े रहने के बाद मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि और 7 साल तक चलेगा, तो मैं सिंपल ये जो 7 साल आने वाले जो 7 साल है उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगा। आने वाले 7 साल के लीज पेमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगा बेसिकली। अब वो किस रेट पे निकालूंगा जरा सोचिए। हमेशा नए रेट पे निकालूंगा। क्यों? क्योंकि 7 साल आने वाले 7 साल है। मेरे को ये देखना है कि अभी तक हो गया सो हो गया, छोड़ो, 3 साल चले गए। मेरी आज से टर्म मॉडिफाई हो रही है। क्या मॉडिफाई हो रही है? कि आज से 7 साल बाद, तो आज से शुरू करो। ठीक है, तो नया साल नई बात। ठीक है, तो हम नया रेट यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका एंट्री कैसे होगा? पहले साल में तो आपने कर दिया, सॉरी मेरा वीडियो वैसे नहीं दिख रहा होगा, तो इसका एंट्री कैसे होगा? पहले साल में तो आरओयू एसेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी आपने कर दिया होगा। फिर दूसरे साल में आपने आरओयू में से डेप्रिसिएशन निकाला होगा, उसकी एंट्री कर देंगे। लीज लायबिलिटी में आपने इंटरेस्ट का एलिमेंट, फाइनेंस का एलिमेंट जोड़ा होगा, फाइनेंस एक्सपेंस का। ठीक है, तो एक्सपेंस टू लीज लायबिलिटी हो गया होगा। ठीक है, वैसे करके तीसरे साल में भी, तीसरे साल के अंत में जाकर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 7 साल के लिए बढ़ेगा, तो यहाँ पे मेरे को आने वाले 7 साल के लीज पेमेंट लिखने पड़ेंगे, उसको डिस्काउंटिंग रेट पे, नए वाले डिस्काउंटिंग रेट पे। जो 3 साल पहले किया वो नहीं, नए वाले डिस्काउंटिंग रेट पे मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई 7 साल तक क्या क्या लायबिलिटी आने वाली है। ठीक है, तो ये मान लो कि आ गया 100 रुपये इसका प्रेजेंट वैल्यू, और आपकी बुक्स में पड़ा है 80 रुपये। जो लीज लायबिलिटी का कैरिंग वैल्यू तो आ ही रहा होगा ना कुछ तीसरे साल के एंड में। अब ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है, क्या हो गया? 20 रुपये। बस सिंपल एंट्री कर दो, आरओयू से डेबिट टू लीज लायबिलिटी 20 रुपये, 20 रुपये, खत्म बात, किस्सा कहानी खत्म। ये एक केस हो गया। दूसरे केस पे आते हैं, डिक्रीज इन लीज टर्म। इससे पहले वाला केस क्या था? इंक्रीज इन लीज टर्म। उसमें क्या हुआ था? 3 साल के बाद पता चला कि और 7 साल तक चलेगा, तो हमने क्या किया? जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसको बोला कि ठीक है, अभी तक हो गया, नया बताओ। ठीक है, आज से 7 साल तक चाहिए तुमको, 7 साल तक क्या क्या पेमेंट दोगे? ठीक है, किस डिस्काउंटिंग रेट से, नए वाले डिस्काउंटिंग रेट से तुम प्रेजेंट वैल्यू ला के दो, खत्म। दोनों का डिफरेंस आरओयू टू लीज लायबिलिटी। यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज मतलब
लीज टर्म या स्कोप जो भी हो, ठीक है, लीज टर्म में डिक्रीज होता है अगर, तो तीसरे साल के एंड पे तुमको पता चलेगा कि अब एक ही साल लीज चलने वाली है। मतलब पहले 5 साल की थी, तीसरे साल के एंड पे पता चला कि एक ही साल मतलब 4 साल की होगी। वैसे जैसे मैंने कहा, अपने को टोटल लीज टर्म से कोई फ़ायदा नहीं है कि टोटल 4 साल की होगी, अपने को तो ये देखना है कि आगे क्या होगा, आगे सिर्फ 1 साल तक चलेगी। अच्छा, तो इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें मेरे को जो एसेट है उसका कुछ पोर्शन डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? पहले वाले केस में एसेट बढ़ रही थी, ROU टू लीज लायबिलिटी हो रहा था, ठीक है, पर ये वाले केस में एसेट डी रिकॉग्नाइज होगा बुक्स में से। तो हमेशा जब एसेट डी रिकॉग्नाइज होता है ना, तो उसकी कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करा जाता है, ठीक है। तो उस एसेट की कोई कैरिंग वैल्यू आ रही होगी ROU एसेट की, ठीक है, तो मैं उस ROU एसेट को यहाँ पे उस अमाउंट पे लाऊंगा जिस अमाउंट पे वो होनी चाहिए आफ्टर डिक्रीज टर्म, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, हम कहाँ पे थे? हाँ, तो मैंने क्या बोला कि मैं पहले इस तरीके से रिवाइज्ड ROU निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? जो मेरी कैरिंग वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरी जो आने वाले टर्म्स, लीज टर्म्स बचे हैं, डिवाइडेड बाय मेरी जो ओरिजिनल लीज टर्म थी वो, ठीक है। ये मेरी एसेट है जो आनी चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा पार्ट, रिवाइज लीज लायबिलिटी मेरा कितना होना चाहिए। तो वही रिवाइज लीज लायबिलिटी कैसे मिलेगा? मेरा जितना पेमेंट लीज टर्म बचा, उतने लीज टर्म के लिए जो भी मैं पेमेंट करूंगा, लीज पेमेंट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरी आज की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी आ गई। अच्छा, तो मेरे को रिवाइज्ड क्या है वो पता चल गया कि मेरी ROU रिवाइज्ड इतनी आनी चाहिए, मेरी रिवाइज्ड LL इतनी आनी चाहिए, लीज लायबिलिटी। अच्छा, तो बस ये रिकॉग्नाइज कर लो, जो भी डिफरेंस बचा वो गेन एंड लॉस में डाल दो, खत्म। यहाँ पे अपने 2 केस हुए, बाकी के केस अपन कल करेंगे।